Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. We are studying Administrative Law and Right to Information Act. हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हमने पढ़ा, उसका जो ग्रोथ किस तरीके से हुई हमने उसको पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमने देखा, कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या है हमने इसको समझा. फिर डेलीगेशन लेजिस्लेशन पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासनिक शक्तियाँ ऑर्गन जो हैं वो क्या हो जाएंगी, उनका मिसयूज स्टार्ट कर देंगे, तो उन पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है. तो जो भी जब भी कोई लॉ मेकिंग फंक्शन डेलीगेट किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव को, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है वहाँ पे, जो आपने पार्लियामेंट किस तरीके से कंट्रोल करती है ये पढ़ा है. हमारी जुडिशरी भी जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को जो है अपने तरीके से कंट्रोल करती है, उनको पावर को अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश जो है वहाँ पे करती है. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जुडिशियल कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. देखिए, लॉ मेकिंग इज प्राइमरली द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. ये आपको क्लियर है कि कानून बनाने का जो काम है ये लेजिस्लेचर का है. दिस फंक्शन कुड बी गिवन टू द एग्जीक्यूटिव अपॉन अ सर्टेन लिमिट. इस काम को जो है एग्जीक्यूटिव को भी एक लिमिट, एक दायरे के अंदर दिया जा सकता है. एग्जीक्यूटिव हैज़ टू मेक लॉ मेकिंग रिमेनिंग इन द लिमिट. और एग्जीक्यूटिव जो है उस लॉ को एक लिमिट में ही बनाती है. दिस इज कॉल्ड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ये आप पढ़ चुके हैं. अ कंट्रोल इज इस्टेब्लिश बाय द वेरियस मेथड. लेकिन इन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. एज यू नो वेदर दिस ऑर्गन्स दैट एडमिनिस्ट्रेशन दैट एग्जीक्यूटिव मे बिकम द डिक्टेटर, मे मिसयूज दैट पावर्स. सो इन पे कंट्रोल करना जरूरी है. अ कंट्रोल इज इस्टेब्लिश बाय द वेरियस मेथड. बड़े सारे तरीके हैं डेलीगेट लेजिस्लेशन को कंट्रोल करने के, ताकि वो अपनी लिमिट के बियॉन्ड ना जा सके. वन ऑफ दिस इज जुडिशियल कंट्रोल, और उनमें से एक क्या है, जुडिशियल कंट्रोल भी है. इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड इट्स मीडियम इज जुडिशियल रिव्यू. इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, कार्यपालिका को जो लॉ मेकिंग फंक्शन हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो नहीं बनाते हैं तो उनको वहाँ पे कंट्रोल करने का राइट है. और वो तरीका क्या है, मीडियम ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू के अंडर कोर्ट जो है उस मैटर को सुन सकती है, उस लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी अंडर द प्रीव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट है ना, ये जो है जुडिशियल रिव्यू के प्रीव्यू में आता है, के दायरे में आता है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन देयर वॉज अ लैक ऑफ द जुडिशियल कंट्रोल ओवर अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. एक टाइम था जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे जुडिशियल कंट्रोल नहीं होता था. द बिलीफ वॉज दैट द राइट ऑफ द लेजिस्लेचर वर पॉलिटिकल. जो लेजिस्लेटर के जो राइट है ये पॉलिटिकल राइट है, और पॉलिटिकल राइट में जुडिशरी का किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. बट लेटर दो दिस थॉट गॉट चेंज्ड and now it has been considered the if delegated legislation is adverse to the constitution then it can be declared unconstitutional. लेकिन अब ये जो ये थॉट है अब ये चेंज हो चुका है. अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है एडवर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि हमें जो भी काम करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन करना है. अगर कोई भी ऐसी शक्ति, ऐसे कोई भी पावर जिसका मिस यूज किया जा रहा है, अगर वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के तरीके से हमारी जो जुडिशरी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक जो है डिक्लेयर कर सकती है. इसी को हम जुडिशियल कंट्रोल बोलते हैं. बेसिक ऑफ द जुडिशियल कंट्रोल. तो जुडिशरी जो है किस तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कंट्रोल करती है, इसके 3 बेस हैं. द ओरिजिनल एक्ट इज इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. जो कानून बनाया गया है लेजिस्लेचर के थ्रू, अगर वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसमें जो लेजिस्लेटिव पावर दी गई है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अल्ट्रा वायरस और कॉन्स्टिट्यूशन. कानून जो बनाया गया वो तो ठीक है, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंडर जो एग्जीक्यूटिव ने उस पावर का जब यूज़ किया वो उसने बियॉन्ड द अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कानून के दायरे में बाहर जाके किया. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज बीइंग इनकंसिस्टेंट और बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ द ओरिजिनल लेजिस्लेशन. जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ है, जिस पावर का यूज़ हुआ है, लॉ मेकिंग जो की गई है, वो इनकंसिस्टेंट है ओरिजिनल लेजिस्लेशन के. जो कि लेजिस्लेशन ने जो लॉ बनाया है उसके इनकंसिस्टेंट, असंगत उसके है वहाँ पे. तो इन चीज़ों को हम ब्रीफली हम यहाँ पे स्टडी करते हैं किस तरीके से जुडिशरी जो है कंट्रोल करती है बाय द वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द लेजिस्लेटिव डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ऑन अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द ओरिजिनल एक्ट. ओरिजिनल एक्ट क्या है? देखिए, एक्ट तो आपको पता है लेजिस्लेटिव ही बनाता है, विधान पालिका ही बनाती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए
उसके लिए जो रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो कौन बनाता है, वो एग्जीक्यूटिव बनाता है। तो जो ओरिजिनल एक्ट है अगर वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशरी उस पर जो है उसको चेक कर सकती है, उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। जुडिशियल कंट्रोल इज इस्टेब्लिश्ड ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व्हेन द पेरेंट एक्ट, उसको ओरिजिनल एक्ट को हम पेरेंट एक्ट भी बोलते हैं, स्टिपुलेटेड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट कैन डिक्लेयर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्हेन द पेरेंट एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इटसेल्फ। तो कोर्ट जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर वो पेरेंट एक्ट, वो ओरिजिनल एक्ट ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पेरेंट कैन बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द थ्री कंडीशन। एक जो इंपॉर्टेंट ओरिजिनल एक्ट है जो कि लेजिस्लेशन ने बनाया है, पेरेंट जो है वो कब अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक हो सकता है, इफ़ इट इज़ वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को जो है वायलेट कर रहा है। इफ़ लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर बाय इंक्रोचिंग द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और इनकॉन्क्रेंट लिस्ट, जो लॉ बनाया गया है वो इंक्रोचमेंट है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में। इफ़ द लेजिस्लेचर मेक्स लॉ बाय इग्नोरिंग द कंट्रोल, लेजिस्लेचर ने जो ओरिजिनल एक्ट बनाया है उसको उसमें ये चीज़ डाली नहीं कि उसका कंट्रोल किस पे होगा, कंट्रोल को इग्नोर किया गया है। जो डेलीगेट लेजिस्लेशन वहाँ पे किए गए हैं उसका कंट्रोल किस तरीके होगा ये बताया नहीं गया। इस सभी कंडीशन में जो वो ओरिजिनल एक्ट ही जो होगा उसी को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उस एक्ट के अंडर अगर कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ है, कोई लॉ मेकिंग फंक्शन एग्जीक्यूटिव को दे दिया गया है, वो भी अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ पे बन जाएगा। इट इज़ unquestionable that it is essential that all the act should be in the accordance with the provision of the constitution। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, और हमारा कानून क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें कोई भी काम करना है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन करना है। अगर हम कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई रेगुलेशन हम बनाते हैं और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उसके प्रोविजन के अगेंस्ट है, तो उसको जुडिशरी जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इफ एनी लॉ वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट कैन बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सच लॉ शैल बी इनइफेक्टिव एंड अनइन्फोर्सेबल। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जीएस डल एंड फ्लोर मिल्स, सुप्रीम कोर्ट का केस है। अ गुड केस, गवर्नमेंट हैड द पावर टू नोटिफाई new conditions for providing relief in collection of the sales tax under the rules and administrative orders. Court declared it unconstitutional and said that such power cannot be delegated. Court can cancel such provision of the delegation. देखिए गवर्नमेंट ने जो है एक्ट में बना के ये न्यू कंडीशन वहाँ पे डाल दी कि अगर सेल्स टैक्स की कलेक्शन में कोई कंडीशन लगानी है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन कौन लगा सकता है, एग्जीक्यूटिव लगा सकता है। कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया क्योंकि कानून की जो प्रोविज़न है वो लेजिस्लेचर ही बनाएगा। तो यहाँ पे सेल्स टैक्स जो का प्रोविज़न है वो कितना होगा कितना नहीं होगा ये पेरेंट एक्ट ही डिसाइड करेगा, ओरिजिनल एक्ट ही डिसाइड करेगा कि सेल्स टैक्स की कलेक्शन कैसे होगी। इस पे एग्जीक्यूटिव को लॉ नहीं बना सकता। अगर ऐसा है तो वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इन री डेली लॉज एक्ट 1951, Supreme Court also said that where the legislature perform excessive legislation, there it can be declared unconstitutional. Similar decision was given in the Hamdard Dawakhana and Union of India. तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि अगर लेजिस्लेचर जो है एक्सेसिव लेजिस्लेचर करता है, बहुत ज़्यादा विधानिक कार्य वहाँ पे करता है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है। हमदर्द दवाखाना में भी यही बोला गया है कि लेजिस्लेचर जो है डेलीगेट नहीं कर सकता है, अपने बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको जो है वो डेलीगेट कर ही नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ पे होगा। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर, इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट द डेलीगेशन ऑफ द अनफेटर्ड एंड अनकैनलिस्टेड पावर्स विदाउट फिक्सिंग द स्टैंडर्ड इज़ नॉट अलाउएबल। अगर किसी कोई एक्ट बनाया जाता है वहाँ पे पावर डेलीगेशन की जाती है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड वहाँ पे फिक्स नहीं किया जाता है, तो वो जो लॉ है जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। सिमिलरली सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर शुड मेक लॉ विद इन देयर लेजिस्लेटिव जुरिसडिक्शन। सेंटर और स्टेट जो है अपने जो है उनका जो कानूनी क्षेत्राधिकार है उसके अंडर रह के लॉ बना सकते हैं। लिस्ट भी बताए रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। पार्लियामेंट on union list, state legislature on the state list and center and state legislature on the concurrent list matter can legislator जो है पार्लियामेंट जो है यूनियन लिस्ट पे कानून बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। वन कैनॉट इंक्रोच अपॉन द अदर्स एरिया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट
स्टेट लिस्ट के जो एरिया है सब्जेक्ट है उनमें इंक्रोचमेंट कर सकती है, और ना ही स्टेट लिस्ट जो है सेंटर के जो एरियाज हैं उनमें जो है इंक्रोचमेंट कर सकती है। इफ इट इज़ डन सो दैट द प्रोविजन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शैल बी कंसिडर्ड बियॉन्ड जुरिसडिक्शन एंड विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर ऐसा होता है और इस तरीके कोई डेलीगेशन लेजिस्लेशन वहाँ पे किया जाता है तो वो पूरा का पूरा लॉ जो होगा वो पेरेंट एक्ट ही वहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास पहला तरीका है जहाँ पे पेरेंट एक्ट ओरिजिनल एक्ट इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वहाँ उसके अंडर दी गई हुई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर भी जो है वो क्या हो जाएगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगी। हमदर्द दवाखाना इन दिल्ली लॉस एक्ट के अंडर भी यही चीज़ें बोली गई। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरी सिचुएशन जहाँ पे जुडिशरी जो है वहाँ पे उस एक्ट को नल एंड वाइड कर सकती है जब जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया गया है, जो लॉ मेकिंग फंक्शन जो है वो जो है एग्जीक्यूटिव को दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके वो दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है तो उसको भी जो है नल एंड वॉइड किया जा सकता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और infringes the fundamental rights then it can be declared unconstitutional considering it to be the ultra virus। तो इसको जो है अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। और देखिए या तो जुडिशरी कंट्रोल कब होगा, जुडिशियल रिव्यू कब होगा, या तो पूरा का पूरा एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशन है या फिर उस एक्ट के अंडर जो दी गई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके जो प्रोविज़न है वो जो है बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है, अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस टाइम पे भी फिर उस एक्ट को, उस रूल को, रेगुलेशन को जो है वहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जा सकता है। नरेंद्र कुमार यूनियन ऑफ इंडिया ए 1962 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द एवरी एक्ट which provides a delegate legislation give power to the delegate legislation on the condition that the rules regulation framed under दिस शैल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस एक्ट में इस लॉ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर हो तो उसकी कंडीशन जो है बता देनी चाहिए कि वो कितने हद तक रूल एंड रेगुलेशन वहाँ पे बना सकता है और वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एयर इंडिया वसी नरगिस मिर्जा का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 1981 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाज कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई थी उनको वहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया क्योंकि डायरेक्टर ने वहाँ पे एज ऑफ रिटायरमेंट एयर होस्टेस डिसाइड कर दी कि जो भी प्रेग्नेंट वहाँ पे हो जाएगी वो जो है, कोई भी एयर होस्टेस अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसकी सर्विस जो है वहाँ पे डिसकंटिन्यू कर जाएगी। ये एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा रूल जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है बनाया था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर उनको ये पावर थी जो बना दिया, जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था। आप कहीं ना कहीं जो है उन एयर होस्टेस को जो है बिजनेस कोई ऑक्यूपेशन चूज करने के लिए रोक रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। इंडियन काउंसिल फॉर बार एंड एडवाइस व बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस 1995 का। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक रूल था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी पर्सन 45 ईयर का हो जाता है तो उसको एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे भी एक पर्सन को उसको कोई भी ऑक्यूपेशन रोकने से रोका जा रहा था, फंडामेंटल राइट की वायलेशन वहाँ पे हो रही थी। आपने यहाँ पे यही देखा कि जुडिशियल रिव्यू तभी होगा जब वो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो पावर जो है एग्जीक्यूटिव को दी गई है किसी न किसी के फंडामेंटल राइट को अगर वो ब्रीच करती है तो वो पूरा का पूरा रूल एंड रेगुलेशन जो होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का और दूसरा इंडियन काउंसिल ऑफ बार एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब थर्ड है आपके पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बीइंग इनकंसिस्टेंट और अल्ट्रा वायरस टू द पेरेंट्स एक्ट। अगर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो की गई है, जो हमारे पास पेरेंट एक्ट है, ओरिजिनल एक्ट है, उसके इनकंसिस्टेंट है, मतलब असंगत है। पेरेंट एक्ट ओके है लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो की गई है वो इनकंसिस्टेंट है वहाँ पे। Any delegated legislation can be declared unconstitutional on the following matter when it is beyond the power laid down in the Parents Act। Parents Act या Original Act के अंडर जो पावर दी गई है एग्जीक्यूटिव को लॉ मेकिंग फंक्शन, वो अपनी पावर का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। when it is inconsistent the opposite the ये जो पेरेंट एक्ट के इनकंसिस्टेंट है। when rule have been framed after the violation prescribed procedure, अगर रूल की वायलेशन वहाँ पे की गई है और प्रोसीजर साहब बता रखा था। when rule have not been framed in good faith, जो भी रूल वहाँ पे बनाए गए हैं एग्जीक्यूटिव के थ्रू उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उस पेरेंट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो रूल जो है गुड फेथ में नहीं बनाए गए हैं।
व्हेन दे आर अनरीजनेबल, वो जो है तार्किक नहीं है, अनरीजनेबल है। रूल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और उनका जो है एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वहाँ पे होता है। तो इस कंडीशन में वो जो डेलीगेट लेजिस्लेशन हुआ है, जो रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए गए, जो पावर जो दी गई हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की जा सकती हैं। बालेश्वर प्रसाद बल्ली सीता देवी के केसेस में भी यही बोला गया। It is also necessary that the delegate legislation is inconsistent to the Parent Act. राम प्रसाद वर्सेस स्टेट AI 1958 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो भी डेलीगेट लेजिस्लेशन हुई है वो हमेशा कंसिस्टेंट, संगत होना चाहिए पेरेंट एक्ट के, ओरिजिनल एक्ट के। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। quorum ऑफ मेंबर ऑफ पंचायत वाज फिक्स्ड अंडर द पंचायत एक्ट बट इट वाज नॉट फॉलोड इन द रूल। quorum जो है डिसाइड किया गया था पंचायती राज एक्ट के अंडर, लेकिन उस कॉरम को रूल में नहीं फॉलो किया गया, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। फाइनली द रूल शुड बी रीजनेबल एंड गुड फेथ। रूल जो है रीजनेबल भी होना चाहिए, गुड फेथ भी होनी चाहिए। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AI 1978 का केस है। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स कुड बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ द अनरीजनेबलनेस। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल जो बनाए गए हैं, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव डेलीगेट लेजिस्लेशन के अंडर आता है, वो रूल बना सकते हैं किसी भी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगर वो रूल ऐसे हैं जो कि अनरीजनेबल है, उनमें कोई तार्किकता नहीं है, तो अनरीजनेबल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट कम अंडर द स्कोप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 14। क्योंकि अगर अनरीजनेबलनेस वहाँ पे होती है तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 के अंडर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे मानी जाएगी। तो ये है आपके पास जुडिशियल कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जहाँ पे 3 तरीके से जुडिशरी जो है जुडिशियल रिव्यू ले सकती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, जहाँ पे पेरेंट एक्ट जो ओरिजिनल एक्ट है वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, या अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। थैंक यू सो मच।